देख लो, मेन पार्ट सबसे ज़रूरी जो होता है वो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ठीक है। अगर कोर नहीं होगी तो ट्रांसफार्मर के ऊपर आपकी वो जो वाइंडिंग जिसमें आपने जमीन बात करेंगे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सहारा नहीं मिलेगा। अगर वाइंडिंग कर भी दें किसी तरीके से खड़ी भी हो जाए तो फ्लक्स गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर की कोर का काम दो होते हैं। पहला काम ये होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सहारा देना, ये इसकी वाइंडिंग है, ठीक है। पहला काम क्या आ गया, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सहारा देना। दूसरा काम होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से फ्लक्स पैदा होके इस कोर के रास्ते से होता हुआ ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग के साथ सेकेंडरी जो होती है उसके साथ लिंक करता है। जब ये फ्लक्स लिंक करता है उसके साथ तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको कानून समझाने में कहा कि जब कोई करंट पदार्थ कंडक्टर, ठीक है, अब मतलब उसमें किसी फील्ड को या किसी कंडक्टर को मतलब स्पीड में रख दिया जाए तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। जी सुना था कि जब कोई करंट पदार्थ कंडक्टर अपने पास पड़े हुए कंडक्टर में अस को ईएमएफ पैदा करते उसको इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या करंट पदार्थ कंडक्टर, इसको हमने सप्लाई दी तो ये करंट पदार्थ बन गया, इसमें करंट गुजरने लग गया। अब करंट पदार्थ कंडक्टर ने क्या किया, अपना एक फ्लक्स जनरेट किया, वो फ्लक्स इस कोर के रास्ते से होता हुआ इस वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा। जब वो फ्लक्स के जो मतलब हरकत करते हैं फ्लक्स में कोई कंडक्टर खत्म करता है तो उसमें क्या होता है, ये ईएमएफ पैदा होता है, वो वोल्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज पैदा होगा। अब ट्रांसफार्मर की कोर का एक काम हो गया इसको सहारा देना, दूसरा क्या था, अब ट्रांसफार्मर की कोर बनी कैसे होती है, ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है बिल्कुल बारीक बारीक पत्रियाँ होती हैं, ठीक है। उन बारीक पत्रियों को आपस में एक दूसरे से इंसुलेट किया होता है, वो पत्नी एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती। हर पत्नी, अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा हुआ, छोटे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर देखे ना, उसमें मैंने खोल के भी दिखाया था, उसमें क्या होता है कि हर पत्नी जो होती है दूसरी पत्नी से इंसुलेट होती है। इंसुलेट का मतलब होता है उससे अलग होती है, उनके अंदर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख के एक पत्नी के ऊपर दूसरी पत्नी उसके ऊपर की जाती है, इंसुलेटिंग मटेरियल फिर उसके ऊपर दूसरी पत्नी, इस तरह से सबको यकजा कर दिया जाता है और हर पत्नी दूसरी से अलग होती है, इंसुलेट होती है। ऐसा करने का मकसद होता है फ्लक्स को आराम से रास्ता देना, गुजरना। जितना कंडक्टर मोटा होगा उतना फ्लक्स के उसके इलेक्ट्रॉन जो फैलेंगे, ज़्यादा फैल के उसके बाद आपको मिलेगा रिजल्ट। इसमें क्या होता है, आसानी से फ्लक्स गुजर जाता है, जितना आसानी से गुजरेगा उतनी स्लो आपको उसका वो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर अच्छी मिलेगी साथ जो नहीं है तो फिर उसके में फ्लक्स गुजरने के रास्ते में रुकावट ज़्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस चीज़ की समझ आ गई। ट्रांसफार्मर की कोर को कैसा होना चाहिए, और सबसे बेस्ट मटेरियल होता है ट्रांसफार्मर की कोर के लिए सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील जो होता है वो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर में दो किस्म के लॉसेस होते हैं। पहला इसकी वाइंडिंग है ना, तो वाइंडिंग में लॉसेस होते हैं कॉपर लॉसेस, ठीक है। दूसरे होते हैं कोर में, कोर किसकी बनी है, आयरन की, इसमें आपके आयरन लॉसेस होते हैं। इसको पत्रीदार करने का मकसद होता है एडी करंट लॉसेस को कम करना। एडी करंट लॉसेस इसके दो पार्ट्स होते हैं, एडी करंट लॉस। करंट एडी करंट लॉस ये होता है फ्लक्स के फैलने और सिकुड़ने की शरह। क्या है एडी करंट लॉस, फ्लक्स के फैलने और फ्लक्स के यानी कि अगर अब इससे नोट करो, अगर पत्रीदार नहीं होगा तो फ्लक्स के फैलने और सिकुड़ने की शरह चेंज हो जाएगी। इसकी हर ट्रांसफार्मर को जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे उसको पत्रीदार बनाया है। आपने देखा होगा जितने भी इंडक्शन है उसमें, जैसे इंडक्शन मोटर काम करती है, इंडक्शन मोटर के देखिए उसमें आपने उसका स्टेटर देखा होगा, हर वो भी पत्रीदार बनाया जाता है, वो भी सिलिकॉन स्टील मटेरियल बेस्ट समझा जाता है क्योंकि वो फ्लक्स को आसानी से गुजार देता है। और दूसरे तौर पर उसमें एडी करंट लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। क्या एडी करंट लॉस, फ्लक्स के फैलने और सिकुड़ने की शरह, ये भी उसमें कम हो जाती है। ये चीज़ समझ आ गई कोर की, ठीक है। दूसरे इसमें लॉसेस होते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस।
आप फिलहाल इसको भी करो ना, तो समझा। आयरन लॉसेस के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एडिक्यूलर लॉस, दूसरा हिस्टेरेसिस, जिसमें कॉपर में बाइंडिंग जो बाइंडिंग है उसमें कॉपर लॉसेस हैं। अब दूसरा हिस्सा इसका क्या आ गया, पहला हिस्सा क्या था ट्रांसफार्मर की कोर, दूसरा बाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब कोर और बाइंडिंग बाइंडिंग तो आपको समझ आ गई कि इनपुट दे दी हमने, उससे आउटपुट ले ली ऐसे ही है ना, इनपुट दे दी और उससे आउटपुट ले ली। तीसरा पार्ट इसका आ जाता है स्टील टैंक। अब देखो इस पूरे ट्रांसफार्मर को हम हवा में तो नहीं छोड़ सकते, तो छोड़ सकते हैं नो सर। अगर छोड़ दिया खराब है तो जल जाएगा, जल्दी नाम देगा उसके प्योरिटी की, मतलब उसको तो ठंडा नहीं मिलेगी, कोई ठंडा करने वाला ऐसा नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने स्टील टैंक में बंद कर दिया। अब इससे बंद करने से क्या हुआ, स्टील टैंक के अंदर ये बिल्कुल महफूज हो गया। यस सर, महफूज हो गया ना। बैरूनी चोट, बैरूनी असरात को इसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं नहीं ना। अगर ओपन रहता तो कभी कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई कुछ उसके साथ नहीं कर गया, कभी कोई ट्राली लगी, कभी कोई गाड़ी लगी, कुछ भी हो सकता है। जी सर। अब ये एक तो फायदा ये हो गया, दूसरा फायदा ये ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है और बाइंडिंग होती है, कोर और बाइंडिंग दोनों, इन दोनों को हमने क्या करना होता है, तेल में डुबो देना। कम से कम इसकी बाइंडिंग सारी डूबी होनी चाहिए। इसमें हम ऑयल फिल कर देते हैं, ऑयल एक ठीक है जिसकी ऑक्सीडेशन सबसे अच्छी होती है, वो ऑयल हमने इसमें डालना है। अब ऑयल का दो काम होंगे, पहला काम ये होगा इसको ठंडा करना, जब लोड ज़्यादा होता है, लोड कम होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है इसकी बाइंडिंग। हीट की वजह से, गर्म होने की वजह से कंडक्टर जलने का खदशा होता है, उनके ऊपर वार्निश होती है, वो जलने का खदशा होता है। अब उस पोजीशन में क्या करते हैं कि इसमें ऑयल जो होता है वो उसको ठंडा करता है। ऑयल कभी देखते हैं ना, गाढ़ा तेल, वो ठंडा करता है। नंबर 2, जब इसके अंदर स्पार्किंग होती है ना ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ऑयल उसके दरमियान में आ जाता है, स्पार्क को होने को पैदा ही नहीं होगा। दो काम हो गए ट्रांसफार्मर के। तो तीसरा इसका फायदा क्या हुआ, चौथा ऑयल, ये पार्ट है इसका। ऑयल की समझ आ गई। अब इसमें कुछ डालेंगे ट्रांसफार्मर में, क्लियर। अब ऑयल जो होता है एक ऐसा भी होता है कि उबलता है, ठीक है। अगर आप छोटे ट्रांसफार्मर देखें, उसके साइड पर, स्टील टैंक के साइड्स पे ट्यूब्स बनी होती हैं, बनी होती है ट्यूब्स। ऑयल फैलता है, फैल के उन ट्यूब्स के गिर्द सर्कुलेट करता है। ट्यूब्स जो होती हैं वो कुदरती तौर पर ठंडा करती हैं उसको, कुदरती हवा उसके ऊपर लगती है और वो ठंडा होकर, ऑयल ठंडा होकर फिर दोबारा उस ट्रांसफार्मर में चल जाता है। ये तो हम गली मोहल्लों में जो लगे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये ट्यूब्स भी होती हैं और उनके साथ, ट्यूब्स के साथ उसमें एक पार्ट लगाया होता है जिसको हम कंजर्वेटर बोलते हैं। कंजर्वेटर होता है जैसे हमारे सीधा हेडक्वार्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, गेट नंबर 2 के पास ट्रांसफार्मर लगा है, उसके ऊपर एक सिलेंडर नुमा यहाँ पर एक पाइप लगाते हैं, उस पाइप के साथ एक बड़ा सिलेंडर नुमा एक हिस्सा लगाते हैं, वो बात करते हैं। जैसे यहाँ पर समझ आ गई, सिलेंडर एक होता है, एक सिलेंडर नुमा ट्यूब होती है इतनी बड़ा, उसका काम क्या होता है कि जब ऑयल उबलता है तो इस पाइप के जरिए उस सिलेंडर में चला जाता है, सिलेंडर से कुदरती तौर पर फिर उसको हवा सर्कुलेट करती है और ठंडा होकर वापस आ जाता है। ये इसका काम होता है। अब अगर एक एग्जांपल देता हूँ, आपने गिलास लिया है पानी का, खाली गिलास लिया है, उसको पानी के अंदर डिप करेंगे तो पानी अंदर जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? उसमें हवा होगी ना। अगर इसमें हवा होगी तो क्या ऑयल उबल के ऊपर आएगा? नहीं होगा, नहीं आएगा ना। इसलिए यहाँ पर एक पार्ट, वो एक रास्ता बनाता है हवा के गुजरने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रेथर। ब्रेथर, ठीक है। ब्रेथर का काम ये होगा कि जब ऑयल उबलता है, उबल के फिर इस पाइप के जरिए आता है, तो पाइप में मौजूद जो हवा होती है वो इस ब्रेथर के जरिए बाहर निकल जाती है। यहाँ तक समझ आ गई? अब इस ब्रेथर में हमने क्या करना होता है कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होकर वापस आ रहा होता है
तो वापस आते हुए बाहर की हवा भी इसमें इन होती है। जब बाहर की हवा इसमें इन होने लगती है तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, उसमें नमी होती है। वो नमी जो होती है वो हमारी इस पूरे ऑयल की ऑक्सीडेशन जो है, जो प्योरिटी है, वो ख़त्म कर देती है। तो हमने उस प्योरिटी को बचाने के लिए, उसके ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दरमियान में सिलिका जेल रखते हैं। सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड, जिसको चूना बोलते हो आप, वो रख देंगे। अब वो रखने से क्या होगा, आपने देखा सिलिका जेल वो अक्सर दवाइयों की पुड़ी होती है, दवाइयों में रखी होती है, डब्बी इतनी सी पुड़ी होती है। वो क्या करती है कि अगर मेडिसिन के करीब अगर कोई नमी वगैरह आती भी है तो वो नमी को ऑब्जर्व खुद कर लेती है। तो मेडिसिन जो होती है वो आपकी नीडल ली जाती है, उसका और कोई काम नहीं होता। वो जहर की पुड़ी कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने सिलिका जेल रखी, सिलिका जेल का कलर एक जैसे मिसाल के तौर पर आपने रख दिया, कुछ दिनों बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। जब कलर चेंज होगा आपको दोबारा नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें वो खासियत जो थी पानी को ऑब्जर्व करने वाली वो ख़त्म हो गई। चूना रखा, चूना आपने देखा कि हवा मुसलसल बाहर आके अंदर जा रही है, जब नई हवा जब आती है तो उसने हवा में मौजूद नमी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना है और बिल्कुल खुश्क हवा को गुजार के टैंक के ज़रिए ट्रांसफार्मर में आना है। अब जब खुश्क हवा आएगी तो वो उसकी ट्रांसफार्मर के ऑयल की प्योरिटी को ख़राब नहीं करेगा। समझ आ रही है इस बात में? तो ये ब्रेथर हमने इसलिए रखा। और ब्रेथर में क्या रखेंगे, या कैल्शियम का। ये 6 पॉइंट समझ आ गए आपको? ठीक है। एक पॉइंट होता है रेडिएटर। रेडिएटर आपकी बाइक्स वगैरह में भी लगे हुए हैं। इसका हम क्या काम करते हैं, ठंडा करते हैं ना। ये कूलिंग फैंस होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं कूलिंग फैंस होते हैं। वो फैंस क्या करते हैं, हवा जो होती है अच्छे से गर्म देते ठंडी हवा करके बर्बाद की सूरत में ट्रांसफार्मर की बॉडी पे मारते हैं। जब वो ठंडी हवा के ट्रांसफार्मर के स्टील टैंक के ऊपर लगती है तो कुदरती तौर पर फिर वो ठंडा होता है, बैरूनी तौर पर ठंडा रहता है। और उसका टैंक जैसे मिसाल देता हूँ, आयल उबलेगा तो इसके स्टील टैंक जो वो हीट अप नहीं होगा ना, इसके ऊपर ठंडी हवा लगे तो वो अपनी ठंडक उसको दे और वो थोड़ा सा असर पड़ेगा उसमें। तो ये रेडिएटर वो काम करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसको फिर भी फटने से बचाना आता है, हम इसके बाहर एक थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर लगा देते हैं। अब थर्मामीटर क्या करेगा कि जैसे ही इसका लेवल, हीट लेवल जो है, टेम्परेचर इसका बढ़ने लगेगा तो वो इंडिकेटर शो कर देगा, तो एक अलार्म दे देगा, या आपको नज़र आ जाएगा इसका टेम्परेचर इस पर वो इंडिकेट प्लाज्मी आपको करेगा। तो आपने फौरन जाकर उसको सब कर बंद कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? थर्मामीटर समझ आ गया। अब एक तो आपको मैंने बता दिया थर्मामीटर, एक और चीज़ इसमें लगाते हैं, इस पाइप के अंदर ना एक रिले लगाते हैं। ये जो पाइप स्टील टैंक के साथ कंजर्वेटर के साथ जुड़ा होता है ना, स्टील टैंक से और कंजर्वेटर के साथ जुड़ा होता है, इसमें एक बक्कल्स रिले लगाते हैं। बक्कल्स रिले का काम क्या होता है, मैंने कल भी समझाया था कि सर्किट को तोड़ना। एक रिले होती है जो करंट ऑपरेटेड है, एक रिले है जो आपकी हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे थर्मल ओवरलोड रिले है। एक ये बक्कल्स रिले है जो गैस ऑपरेटेड होती है। क्या है? गैस ऑपरेटेड। जब ट्रांसफार्मर में ऑयल उबलता है तो गैसेस भी पैदा होती है। अब गैसेस की वजह से फटता है ट्रांसफार्मर, वैसे नहीं फटता। अक्सर देखा ना वो आग लग जाती है ट्रांसफार्मर को, तो वो गैस उसमें बक्कल्स रिले का काम तो खत्म हो चुका होता है, इस वजह से फट जाती है। अदरवाइज अगर बक्कल्स रिले लगी होगी तो क्या होगा, बक्कल्स रिले के अंदर बॉल्स होते हैं, वो बॉल्स कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल मिल जाता है, सर्किट ब्रेकर इस पूरे ब्रेकर को ट्रांसफार्मर को ट्रेड करवा देते हैं। बक्कल्स रिले का काम समझ आ गया? ठीक है। अब फिर भी अगर वो खराब हो जाता है, मैं स्टील टैंक के साथ ही एक पाइप लगा लेता हूँ जिसका मुंह उल्टा होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर रिलीफ पाइप। प्रेशर रिलीफ पाइप, ठीक है। प्रेशर रिलीफ पाइप क्या करेगा कि अगर आपका प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, गैसेस बढ़ जाती है या ऑयल ज़्यादा उबल रहा है, जो भी है, जैसा भी इसमें प्रेशर होगा ट्रांसफार्मर के अंदर, तो पूरे का पूरा प्रेशर जो होगा इस पाइप के ज़रिए बाहर आ जाएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर को फटने फिर भी नहीं देगा।
ये तमाम चीज़ें जब आप विजिट करोगे ट्रांसफार्मर को फिर आपको अच्छे से पता लगेगा कि इसमें बुशिंग होते हैं, वाल्व्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के एंड कनेक्शन निकालने के लिए हम वाल्व्स यूज़ करते हैं, उसके सुराख होते हैं जिसमें से निकालते हैं, बुशिंग्स होती हैं जिसमें वो पूरा इंसुलेटर की स्ट्रिप होती है वो लगी होती है। तो ये आपको कभी इंशाल्लाह मैं लेके जाऊँगा तो मैं जाके आपको पूरा विजिट करके ट्रांसफार्मर का दिखा दूँगा। अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे होती है देखो, अगर तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से कम हो तो ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर प्राइमरी की निस्बत सेकेंडरी ज़्यादा का हो तो वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखो वाइंडिंग है ना, मिसाल दे रहा हूँ मैंने 11,000 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने केवी, ठीक है, अप्लाई किया। एंड में मुझे चाहिए कितने 440 थ्री फेज, फेज टू फेज मुझे 440 चाहिए ना, या सिंगल फेज है तो 220 चाहिए होंगे। अगर सिंगल फेज, जैसे ये भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक फेज बनाया मैंने, अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मुझे चाहिए 220। एक टर्न पे मैं एग्ज्यूम करता हूँ एक टर्न पे 20 वोल्ट लगा रहे हैं तो कितनी टर्नें रखूँगा यहाँ पे मैं 220 चाहिए, 11 टर्नें रखूँगा। तो ये सेटिंग आपने खुद करनी है क्योंकि कांस्टेंट एक रेशियो होती है, मैं आपको सिखाता हूँ। आपको देखो के की वैल्यू होती है कांस्टेंट रेशियो N2 ओवर N1 या V2 ओवर V1। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अब आपको कि आपने टर्निंग कैसे सिलेक्ट करनी है कि सेकेंडरी पर टर्निंग कितनी होगी। मैं ये दो चीज़ें चूज करता हूँ, N2 ओवर N1। N कहते हैं टर्नों को, नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपके टर्निंग चक्कर होते हैं ना वाइंडिंग के, उनको बराबर है V2 ओवर V1। अब सेकेंडरी में मुझे कितने वोल्ट चाहिए 220 चाहिए। अप्लाई मैंने कितने किए 11,000, तो थ्री फेज कितने हैं, सिंगल फेज की बात। अप्लाई मैंने कर दी है, इसको मिसाल दे रहा हूँ मैं, चलो यार 500 वोल्ट के एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 500 वोल्ट अप्लाई कर दिए। प्राइमरी टर्निंग कितनी है, मिसाल दे रहा 100 है, ये 100 है, ठीक है। आपने क्या मालूम करा N2 सेकेंडरी में कितनी टर्नें रखेंगे ये मालूम करना है। आप क्या करते हो N2 एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V2 ओवर V1 बराबर है N1 के। देखो N इधर डिवाइड हो रहा है, आपने क्या मालूम करना है मालूम क्या करना है N1 मालूम करना है N2, तो यही सही था। N2 इधर ये इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जरा हो जाएगा। N2 फार्मूला बराबर है V2 ओवर V1 मल्टीप्लाई बाय N1, ठीक है। यही कोई फार्मूला है, पता नहीं लिखा। V2 आपके पास कितने हैं V2 220 चाहिए आपको, V1 कितने हैं आपके पास 500, N1 कितनी है आपके पास 100। अब इसको इससे तकसीम करके इससे ज़रा दो, जल्दी करो। अब जब आप इसको इससे तकसीम कर दोगे, ठीक है, करो करो, और इससे ज़रा दे दोगे, आपको सेकेंडरी की टर्निंग मालूम हो जाएगी 44 कितनी 44। अब देखो 44 टर्न्स लगेगी आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर अगर 220 वोल्ट चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 फेज ट्रांसफार्मर है आपके पास, कितने 3 फेज ट्रांसफार्मर है, फार्मूला सेम यही है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में आपने फार्मूला क्या रखा था हमने N2 ओवर N1 बराबर है V2 ओवर V1। आपके पास N2 है, मालूम करनी है आपने, N1 है आपके पास प्राइमरी टर्न 500 टर्न, N आपके पास 500 है, V2 आपके पास सेकेंडरी पर आपको चाहिए 3 फेज 440, V1 है आपके पास 11,000 वोल्ट, ठीक है। अब आप इसको पुट करो, इस पे N2 इधर ही देगा, N1 इधर डिवाइड होगा तो जाके ज़रा हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा मेरे पास V2 ओवर V1 मल्टीप्लाई बाय N1, यही है। तो V2 आपके पास कितने हैं 440, तकसीम में 11,000 मल्टीप्लाई बाय 500, करो ज़रा कितनी टर्नें आ रही हैं 20। अब गौर करो इस चीज पे, प्राइमरी पे टर्नें कितनी है आपकी, प्राइमरी 500 टर्नें है ना जी। अगर मैं यहाँ 1000 टर्नें करूँ तो वहाँ पर 40 हो जाएंगी। और दूसरी गौर करने की बात,
प्राइमरी पे टर्नें कितनी है 500, सेकेंडरी में कितनी आ रही है? तो ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। अगर मैं स्टेप अप करना चाहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ट्रांसफार्मर को स्टेप अप डिजाइन करना हूँ, कितनी टर्नें रखूँ? एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कितने? सिंगल फेज पे V1 कितना होता है 220 वोल्ट। प्राइमरी टर्नें आपने डाली हुई है, कितनी डाली है? कोई भी बता दो। 50। प्राइमरी टर्नें आपकी 50 टर्नें हैं, ठीक है जी। V2 आपको कितनी चाहिए? सेकेंडरी पे वोल्टेज कितने चाहिए आपको? स्टेप अप करना है ना, 400 कर लेंगे, 400 वोल्ट चाहिए मुझे सेकेंडरी पर। अब आपने टर्न्स मालूम करनी है कि कितनी टर्नें मैं सेकेंडरी पे डालूंगा। तो देखो V2 ओवर V1 बराबर है N2 ओवर N1, N1 इधर डिवाइड करके मल्टीप्लाई, वही फार्मूला, N2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 डिवाइड बाय N1। V2 आपके पास कितना था? 400। V1 कितना आपके पास? 220 मल्टीप्लाई बाय 50। करो इसको कैलकुलेट, 400 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 50, 90 यानी कि 100। अब देखो पहली कितनी टर्नें हैं? 50। सेकेंडरी में कितनी है? 100। तो ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन? स्टेप अप। तो इस तरह आप सेकेंडरी पर टर्नें मालूम कर सकते हो। जैसे तुमने पूछा था कि हम कितनी टर्नें कैसे अपने वोल्टेज रखते हैं, तो कैसे वो कम करेगा, वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट को बतानी होती है ट्रांसफार्मर को, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स आपके मुताबिक आपको टर्नें डाल के आपने दे दी है। वो कैलकुलेशन आपने करनी है। पढ़े लिखे इलेक्ट्रीशियन का मतलब ये होता है कि वो खुद से कैलकुलेशन करके हर चीज़ डिज़ाइन करके दे दे। अगर वो खुद से डिज़ाइन करके दे देता है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से इसको सॉल्व कर ले। इस चीज़ की समझ आ गई? ट्रांसफार्मर के पार्ट्स समझ आए? कौन सा पार्ट्स के क्या काम करता है समझ आ गया?